हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, हम विजन की जैसे कि नवंबर की सीरीज़ कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, वैसे ही करेंगे। तो गाइस आज हम लेते हैं सोशल इश्यूज़ का टॉपिक। देखो, सोशल इश्यूज़ में ना गाइस पहला टॉपिक आ रखा था वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि 8 बिलियन पॉपुलेशन हो गई हमारी अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यानी कि यूएनएफपी के अकॉर्डिंग हमारी जो पॉपुलेशन है इस टाइम वो कितनी है, 8 बिलियन है। यूएनएफपी के बारे में थोड़ा सा जान लो क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 1969 में इस्टेब्लिश हुई थी। सेक्सुअल एंड दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूएसए। ठीक है, इनका बेसिक मिशन यही है कि जो भी एवरी प्रेगनेंसी इज़ वांटेड एंड एवरी चाइल्ड बर्थ इज सेव एंड एवरी यंग पर्सनस पोटेंशियल इज फुलफिल्ड, उसके बारे में ही है। ठीक है, अब ना ट्रेंड क्या है वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। तो देखो, सबसे पहले टेम्परल डिस्पैरिटी के बारे में बता रखा है कि टेम्परल डिस्पैरिटी में हमें याद रखना है कि इसमें मच ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ कम इन द लास्ट सेंचुरी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपका बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, हेल्थ में एडवांसमेंट है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। इसके अलावा वाइल द ह्यूमन पॉपुलेशन रीच द फर्स्ट 1 बिलियन इन 100 to thousands ऑफ ईयर्स, इसमें अब देख लो 7 to 8 बिलियन जस्ट सिंस 2010 से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है कि देखो इतनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। अच्छा, उसके अलावा स्पेशल डिस्पैरिटी भी है, यानी कि डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ इन डेवलप्ड कंट्रीज़। जो पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो डाउन हुई है वो क्यों हुई है? क्योंकि जो वेल्दी कंट्रीज़ है, पर्टिकुलरली ऑन अकाउंट ऑफ बर्डन ऑफ रेजिंग अ चाइल्ड एंड फॉलिंग मैरिज रेट्स, तो इस वजह से डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो रही है। लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ कहाँ पे रही है? बढ़ रही है लो इनकम कंट्रीज़ में, जहाँ पर जैसे कि आपको बता रहा है कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इजिप्ट, इथोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इन कंट्रीज़ में पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड ज़्यादा हो रहा है और इसका इंक्रीज़ ये कह रहा है कि और बढ़ेगा 2050 तक भी। तो बाय 2050 ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया वुड बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री सरपासिंग चाइना। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करो तो ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्रॉम 34 ईयर्स 1913 में होता था, आज की डेट में 72 ईयर्स 2022 तक बता रहे हैं। स्लो ग्रोथ रेट है, कहाँ पर है? पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोएस्ट इन दी सिंस 1950, लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा और आज आप देख ही रहे हो। अच्छा, क्या कुछ चैलेंजेस भी हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो चैलेंज जो एसोसिएटेड है पॉपुलेशन ग्रोथ का वो ये है रिवर्सल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो कंट्रीज़ ड्राइविंग पॉपुलेशन ग्रोथ ऑलरेडी सफ़र फ्रॉम रिलेटिवली लो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ, यानी कि जिन कंट्रीज़ में पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है वहाँ पर क्या दिक्कत है, पर कैपिटा इनकम बहुत लो है, यानी कि जो पर इंडिविजुअल इनकम आ रही है वो लो आ रही है। तो यानी कि हमें करना क्या है, चैलेंजेस किस किस बात के हैं कि एक तो पॉवर्टी रेडिकेशन, हंगर, इंक्रीजिंग द कवरेज ऑफ हेल्थ एजुकेशन सिस्टम बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। दूसरा चैलेंज है रिसोर्स का कॉन्फ्लिक्ट राइज होना, यानी कि देखो जिनके पास है या जिनके पास नहीं है वो फर्दर उनमें टेंशन क्रिएट होगी, मिसट्रस्ट क्रिएट होगा, क्राइसिस आएगा, ये दिक्कत। उसके बाद डैमेज टू द एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से एनवायरमेंटल डैमेज भी होगा, क्योंकि भाई पौधे कटेंगे, पेड़ कटेंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग और एग्रीवेट करेगी आगे। नेक्स्ट है पैंडमिक आउटब्रेक्स का दिक्कत। तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन, इसकी वजह से जो ह्यूमन हैबिटेट की एक्सपेंशन की वजह से बहुत सारे इन्फेक्टियस एजेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रोन हो गए हैं। तो फॉर एग्जांपल जो रिसेंट आउटब्रेक कोविड-19, मंकी पॉक्स, ये सब हुआ, तो ये सब भी एक एग्जांपल है। दूसरा साथ साथ में एजिंग पॉपुलेशन की प्रॉब्लम, इस बार तुमने अगर नोट किया हो, मैंने तुम्हारे लिए मेंस में भी एक क्वेश्चन डाला था एजिंग पॉपुलेशन के बारे में भी, वो भी मैं वीडियो इसमें तुम्हारा लिंक शेयर करूँगी, इसको भी चेक करना। एजिंग पॉपुलेशन में क्या है कि मोर ओल्डर पीपल लिविंग लॉन्गर ड्यू टू राइज इन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई हैं। तो दीज शिफ्ट्स पोर्टेंड अ क्लोजर सेट ऑफ हेल्थ, सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस इन द डिकेड्स। द कमिंग डिकेड्स में अब ये भी सोचना पड़ेगा कि जो हमारी ओल्ड एज पॉपुलेशन है उसको एज अ रिसोर्स कैसे इस्तेमाल किया जाए, एज अ ह्यूमन रिसोर्स। वो उस पर ही ना गाइस मैंने वो आंसर डिस्कस किया हुआ है, तो प्लीज़ चेक दैट आंसर ऑल्सो। अच्छा, इसके साथ साथ आ रहा है एजिंग पॉपुलेशन। देखो होता क्या जानते हो ना, पीपल आर लिविंग लॉन्गर एंड हैविंग फ्यूअर चिल्ड्रन लीडिंग टू अ ग्रेटर एल्डरली पॉपुलेशन प्रोपोर्शनेटली, ओके, ये वाली बात होती है। तो देखो डेटा में भी शो कर रखा है ना, कि ये ले रखा है डेटा आपका यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, उसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन एस्पेक्ट्स बताए हुए हैं। बर्थ पर वुमेन, टोटल फर्टिलिटी रेट कैसे गिरता जा रहा है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे बढ़ता जा रहा है। अच्छा, उसके अलावा
गैप इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जैसे मैंने बताया ना, गैप है किस चीज़ का, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन लो इनकम कंट्रीज 65 ईयर्स वर्सेस हाई इनकम वंस, तो वो इज़ 18 ईयर्स। तो जो गैप है वो भी एक है चैलेंज है। फिर एसेंशियल जो थ्रेट्स हैं सम सोसाइटी, जैसे स्लोइंग ग्रोथ रेट, पॉपुलस कंडीशन लाइक चाइना में, यूएस के अंदर बहुत अलार्मिंग कंडीशन है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई सोसाइटीज़ में पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो रही है। अच्छा, ये तो चलो चैलेंजेस आ रहे हैं, अब इनका सोल्यूशन क्या है? तो वे अहेड में बोल रहा है कि टू हार्नेस द बेनिफिट ऑफ, कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ को आप इसका वे अहेड कर सकते हो, कैसे बेनिफिट उठा सकते हो। तो पहला कह रहा है सपोर्टिंग रिप्रोडक्टिव जस्टिस, यानी कि प्रोवाइड एवरी पर्सन ऑटोनमी, क्या करने के लिए, टू मेक द बेस्ट रिप्रोडक्टिव चॉइस फॉर देमसेल्व्स, एंड क्या इन्हांस करना, एक्सेस टू हाई क्वालिटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज। पहला तो यही प्रोविजन है, सेफ एंड इफेक्टिव मेथड है, फैमिली प्लानिंग करो, फर्टिलिटी रिड्यूस करो एंड एक्सेलरेट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। उसके बाद एजुकेट ऑल, एजुकेशन सबको देनी पड़ेगी। अगर आपका एजुकेशनल अटेनमेंट इंप्रूव हो रहा है, पर्टिकुलरली फॉर गर्ल्स, तो जो इंटर जनरेशनल फॉर्मेशन हो रही हैं हम ह्यूमन कैपिटल की, वो डेमोग्राफिक बिहेवियर को बहुत सुधारेगी यार। फर्टिलिटी हो गई, हेल्थ हो गई, ये सब हो गई। उसके बाद इसमें बाद में आता है फोस्टर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि जितने भी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हमारा एक्सपेंड कर रहा है एनवायरमेंटली साउंड बेसिस, और इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बढ़ रहा है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कैसे कैसे डेवलप हो रहे हैं, ये सब डेवलप करना होगा ताकि ना एक सोसाइटी के अंदर हम इक्विटी डेवलप कर पाएँ, गुड गवर्नेंस लेकर आ पाएँ। ये सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है वाइल राइटिंग द आंसर्स। उसके बाद फैसिलिटेट माइग्रेशन, यानी कि रिडक्शन ऑफ बैरियर्स टू माइग्रेशन अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत ज़रूरी है, ताकि ना डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो। ऐसा ना हो कि कहीं कहीं पर देखा जाता है कि डिमांड सप्लाई का कुछ ऐसा एंगल बना हुआ है, तो ये ऐसे एंगल्स ना बने, ठीक है। इक्विटी चाहते हैं ना, चारों तरफ इक्विटी रहे, कहीं पर भी डिमांड एंड सप्लाई का गैप क्रिएट ना हो। उसके बाद रिवर्स द लॉस ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, यानी कि देयर इज़ नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल इनोवेशंस, ताकि हम क्लाइमेट एनवायरमेंटल चेंजेस को भी अडेप्ट एंड मिटिगेट कर पाएँ। उसके बाद है सोशल सिक्योरिटी, यानी कि 65+ एज कैटेगरी इज़ गोइंग टू ग्रो क्वाइट फास्ट, तो चैलेंजेस भी आएंगे, तो आपको वो भी देखना है कि उनका हेल्थ इंश्योरेंस, उनके किस तरह से पेंशन फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ों को हम और ज़्यादा बेटर कर दें, ठीक है। तो कंक्लूडिंग लाइन क्या होगी कि पॉपुलेशन तो इंक्रीज नंबर में कर रही है, फर्दर भी इंक्रीज़ होगी, पर्टिकुलरली द पुअर एंड द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स लिए जाएँ इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने, और क्या करने के लिए, अफोर्डेबल हेल्थ एंड एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि हम एक पीस एंड प्रॉस्पेरिटी वर्ल्ड में क्रिएट कर पाएँ, ठीक है। तो मेरी 2 वीडियोस देखना, एक इंडिया 2047, उसमें हेल्थ पैरामीटर्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में दिया हुआ है, और आई विल लिंक दैट वीडियो ऑल्सो जिसमें मेंस का आंसर है फॉर द एज गैप, ठीक है, वो वाली देख लेना। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट्स ऑन स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2 रिपोर्ट स्कूल एजुकेशन की रिलीज़ करी। रिपोर्ट्स के नाम क्या क्या थे, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट, और एक थी रिपोर्ट ऑन द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट, ये वाली रिपोर्ट थी। अब यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन वाली जो सिस्टम की रिपोर्ट थी 2021 की, उसमें ये था कि UDICE प्लस हैज़ अ मैंडेट कैसे कि इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करना रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज स्कूल से, ताकि वो फॉर्मल एजुकेशन में डाल पाएँ फ्रॉम प्री नर्सरी टू 12th। पहले तो ये डेटा आपके पास ज़रूरी है ना, जब तक कोई रॉ डेटा नहीं होगा कि किस में क्या प्रॉब्लम है, एग्जिस्टिंग इश्यूज़ नहीं पता होंगे, तो कैसे काम चलेगा। तो ये किया गया। फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन जो भी कलेक्ट की जाती थी इज़ यूटिलाइज फॉर प्लानिंग, ऑप्टिमाइज्ड रिसोर्स एलोकेशन, या इम्प्लीमेंट करना वेरियस एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स को। ये उसके बाद UDICE प्लस जो है वो इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करनी है, थ्रू एन ऑनलाइन डेटा कलेक्शन फॉर्म। तो स्कूल जो ऑनबोर्डेड सक्सेसफुली हुए हैं प्लेटफॉर्म पे, वो ये प्रोवाइडेड UDICE कोड एक प्रोवाइड करेंगे, और ये कैसा काम करेगा, नेशनल लेवल यूनिक आइडेंटिफायर का काम करेगा। समझ आ रहा है क्या हो रहा है, डेटा के साथ कलेक्ट किया जा रहा है दोनों तरह का, रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज स्कूल से, ताकि हम क्या कर पाएँ, फॉर्मल एजुकेशन दे पाएँ प्री प्राइमरी टू 12th। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, रिसोर्स एलोकेशन को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो फॉर दैट मैटर व्हाट वी हैव क्रिएटेड, UDICE प्लस के स्कीम के थ्रू रिपोर्ट ने जो दिया, उसने कहा एक ऑनलाइन डेटा कलेक्शन फॉर्म बनाया जाए जो कि ऑन बाय सोशली
सक्सेसफुली करा जाए प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद यूडाइस प्लस में स्कूल एज अ यूनिट ऑफ डेटा कलेक्शन माना जाएगा, डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। डिजिटल लाइब्रेरी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स बोले गए, डिजिटल लाइब्रेरी, पीयर लर्निंग, हार्ड स्पॉट आइडेंटिफिकेशन, नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल स्कूल लाइब्रेरी में, ये सब चीज़ें की जाएंगी, ठीक है। इसके कुछ पैरामीटर्स दिखाए गए, ठीक है। तो प्राइम पैरामीटर्स को सिर्फ पढ़ लेना, क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर पैरामीटर्स के अंदर। जेंडर पैरिटी इंडेक्स याद रखना, इज़ 1 और मोर एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। अगर GPI की वैल्यू 1 और मोर रहती है तो इसका मतलब ये होता है कि इट इज़ फेवरेबल फॉर द गर्ल्स, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है यार, स्टार पॉइंट कर लो एक। उसके अलावा रिपोर्ट जो है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो इस PGI इस रिपोर्ट्स में ये आया कि एक टूल होता है जो आपको ना इंसाइट देता है। किस चीज़ के इंसाइट देता है? कि स्कूल एजुकेशन का स्टेट्स में, यूटीज़ में क्या स्टेटस है, ठीक है, और कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें कि बहुत इम्प्रूवमेंट के चांसेस बन सकते हैं। ये पिन पॉइंट भी करता है गैप्स को, प्राइट्राइज करेगा कि भाई एरिया ऑफ इंटरवेंशन कौन कौन से हो सकते हैं प्रायोरिटी पे रखने के लिए, ठीक है। वेटेज रखना, 1000 पॉइंट्स बनाओ, 70 इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, रैंकिंग करना, आउटकम्स निकालना कि भाई लर्निंग में अच्छा कैसा है, लर्निंग आउटकम्स कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं कि नहीं जा रही, इक्विटी फॉलो की जा रही है कि नहीं जा रही है, गवर्नेंस प्रोसेस कैसा है। तो की हाईलाइट से बताया रखा है कि नन ऑफ द स्टेट्स अटेंड द हाईएस्ट लेवल। तो दो जी पहला ही रिपोर्ट का आ गया, ठीक है। उसके बाद कोई भी स्टेट टॉप 2 लेवल पे भी नहीं रहा, 7 स्टेट्स में रीच किया लेवल 2, उसके अलावा ये था। और नो स्टेट्स हैज़ परफॉर्म बिलो लेवल्स, ठीक है। और डिविएशन रहा है मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर्स को ऑब्टेन बाय स्टेट, 39% का गैप रहा, डिस्पैरिटी है 51% ये कह रहा है। तो PGI बेसिकली इसलिए किया जा रहा है ताकि जो परफॉर्मेंस गैप है, ब्रिज है ना, ये स्टेट्स हैं आपके ओवर द ईयर्स, इसको कम किया जाए, ठीक किया जाए, ठीक है। तो गाइज नाउ लेट्स कम टू द न्यूज़ इन शॉर्ट्स, प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब तुम जानते हो ना ये कितना इंपॉर्टेंट एरिया होता है। तो जेंडर स्नैपशॉट के लिए 2022 में एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई है बाय यूनाइटेड नेशंस वुमेन एंड द यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स में। की फाइंडिंग्स क्या थी इस रिपोर्ट की? कि वर्ल्ड इज़ नॉट ऑन ट्रैक, किस मामले में? जेंडर इक्वालिटी के मामले में, बाय 2030। तो 380 मिलियन वुमेन्स एंड गर्ल हैं जो कि कहाँ रह रही हैं? एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रही हैं। मतलब ये कह रहा है कि नियरली 1 in 3 वुमेन जो है वो फूड इनसिक्योरिटी फेस करती हैं, अनसेफ अबॉर्शन फेस कर रही हैं। इसकी वजह से क्या होता है? उनको मैटरनल मॉर्टेलिटी झेलनी पड़ती है। इंडिया के अंदर ना क्वार्टर ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स के अंदर वुमेन एंड गर्ल्स डिवोट मोर देन 50 मिनट्स पर डे इन ऑर्डर टू कलेक्ट वाटर। तो सोच लो सिचुएशन क्या है हमारी, ठीक है ना। देन हम वी आर टॉकिंग अबाउट टू रीच दी सस्टेनेबल गोल्स बाय 2030। तो ये एक्सट्रीम कंडीशंस को यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ अभी सिटीज़ अलाइव में, जिसमें डिज़ाइनिंग सिटीज़ दैट वर्क फॉर वुमेन रिपोर्ट है। ही कौन रिलीज़ करता है? सिटीज़ अलाइव रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। रिपोर्ट ने स्ट्रेस करा कि इट नीड्स टू डायरेक्टली इंगेज वुमेन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में। जितने भी अर्बन प्लानिंग ये सब प्रोसेस हैं, इस एस्पेक्ट पे स्ट्रेस करने को बोला गया। चैलेंजेस इसमें वुमेन के लिए ये दिखाया गया कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी कि स्ट्रीट्स अनसेफ हैं। पब्लिक स्पेसेस की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा वो अनसेफ हैं। मोबिलिटी रिड्यूस की गई है कि सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से, क्लाइमेट हैज़ार्ड की वजह से। तो कह रहा है कि 32% वुमेन जो थी, सर्वे लिया गया, रिस्पोंडेंट ने बताया कि दे फील अनसेफ इन पब्लिक स्पेसेस एट नाइट। जस्टिस एंड इक्विटी, यानी कि लिमिटेड जेंडर इक्विटी है अर्बन गवर्नेंस में, लिमिटेड वॉइस है डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप को लेके। जस्ट 29% वुमेन बिजनेस ग्लोबली आर इन सीनियर डिसीजन मेकिंग पोजीशंस। हेल्थ एंड वेलबींग की बात करें जाए तो पब्लिक स्पेसेस इनएडिक्वेट हैं, हेल्थ केयर इनएडिक्वेट है। 76% फीमेल रिस्पोंडेंट फील लैक ऑफ सेफ रूट्स, है ना। ये सब दिक्कतें। इनरिचमेंट एंड फुलफिलमेंट की बात करूँ तो प्रिजुडिसेस की दिक्कत, ऑब्स्टेकल्स हैं एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट को लेके। 17% ग्लोबल पॉपुलेशन फाइंड इट अनएक्सेप्टेबल व्हेन अ फीमेल फैमिली मेम्बर हैज़ अ जॉब। तो ये देखो ज़रा, ये हम रह रहे हैं, ठीक है ना, 21st सेंचुरी इंडिया में। तो स्ट्रैटेजीज़ क्या सजेस्ट की गई, है ना। तो रिपोर्ट हमेशा आपको नेगेटिव अगर बता भी रही है तो कुछ आपको बताएगी स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या करें। सेफ़र स्ट्रीट्स एंड प्रोवाइड सेफ़र मोबिलिटी होनी चाहिए, जेंडर रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए, जेंडर डिसएग्रीगेट डेटा होना चाहिए ताकि वुमेंस राइट टू प्रॉपर्टी ये सब हम बचा पाएँ, है ना। उसके अलावा हम इंक्रीज़ करें अपना एक्सेस फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन फैसिलिटीज़ को लेके, इंक्लूसिव लेजर एंड कल्चरल स्पेसेस, ये सब हमारे एक्सेसिबल होनी चाहिए। तो ऐसा करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी जो ये प्रॉब्लम है
कि वुमेंस अनसेफ फील कर रही है उसको हमें सेफ फील कराना है। MTSI रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, प्लीज़ मेमोराइज दिस थिंग कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कर रहा है MHA की रिपोर्ट। उसके बाद इसमें ध्यान रखना सर्वे जो करता है मदर टंग विच आर रिटर्न कंसिस्टेंटली अक्रॉस 2 and more सेंसस डिकेड्स, एनालाइजेज देयर लिंग्विस्टिक फीचर्स को जानना। तो एनालिसिस किया गया लिंग्विस्टिक सेंसस डेटा के थ्रू कि मोर देन 19,500 लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स आर स्पोकन इन इंडिया एज मदर लैंग्वेजेस। तो देखो एक डेटा मिल गया। अच्छा, कौन सी सबसे मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है, तो आपको ध्यान रखना है हिंदी इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज, क्योंकि उसको कितने परसेंट लोग बोलते हैं, 43.6% ऑफ पॉपुलेशन डिक्लेयरिंग इट एज अ मदर टंग। ठीक है, तो हमें यहाँ रखना है कि कौन निकाल रहा है रिपोर्ट को और इसमें इंडिया का डेटा। उसके बाद आता है डिजिटल शक्ति 4.0। तो लॉन्च कौन करता है, NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। किसके कोलैबोरेशन के साथ, साइबर पीस फाउंडेशन के साथ। क्या करने के लिए, ताकि एक क्रिएट करा जाए सेफ साइबर स्पेस फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। पैन इंडिया प्रोजेक्ट था वुमेन डिजिटली स्किल्ड एंड अवेयर करने के लिए कि कोई भी इलीगल इनएप्रोप्रिएट एक्टिविटी ऑनलाइन ना की जाए। सेंसिटाइज मोर देन 1 million वुमेन अक्रॉस इंडिया। तो फर्स्ट फेज वो लॉन्च हुआ 2008 में, ना ओवर 3 लाख वुमेन्स को इससे क्या हुआ है, बेनिफिट हुआ है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट शॉर्ट इज अटल न्यू इंडिया चैलेंज ANIC। अटल इनोवेशन मिशन के बारे में आपने सुना होगा, उसमें लॉन्च किया गया कि वुमेन सेंट्रिक चैलेंजेस जो भी अंडर ANIC प्रोग्राम में होता था, तो एड्रेस अ मेजर इशू जो वुमेन फेस कर रही है फ्रॉम ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, उसके बारे में। ANIC देखो गाइस एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ठीक है, किस किस का प्रोग्राम है, एम यानी कि अटल इनोवेशन मिशन एंड दी नीति आयोग। इस प्रोग्राम के तहत क्या हो रहा है, टू सीक सेलेक्ट सपोर्ट एंड नर्चर टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशंस। ठीक है, और सेक्टोरल चैलेंजेस को कैसे सॉल्व किया जाए, क्या कि सोसाइटल रेलेवेंस और नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए ये किया जा रहा है। अच्छा, इसमें फंडिंग की गई है 1 करोड़ रुपीज़ की। कैसे करके करी गई है, ग्रांट बेस्ड मैकेनिज्म के थ्रू। तो कोई भी इंडियन कंपनी जो भी इनकॉर्पोरेटेड होती है अंडर कंपनीज एक्ट, वो यहाँ फंडिंग कर सकती है। ग्रांट है, क्योंकि ग्रांट बेस्ड है ना मैकेनिज्म है। कोई भी कंपनी एज अ स्टार्टअप रिकॉग्नाइज की गई है, या डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड वो कर सकती है। तो ये है इसमें अटल न्यू इंडिया चैलेंज में। नेक्स्ट शॉर्ट है गाइस नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी। अब देखो सुसाइड पे ना क्वेश्चंस आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अनाउंस किया नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी। इसके इन लाइन में WHO का ना एक साउथ ईस्ट एशिया रीजन स्ट्रैटेजी है, उसके इन लाइन में ये आपका एक अनाउंस किया गया नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो इसमें सुसाइड की प्रिपरेशन है ना, स्ट्रैटेजी कॉल्स, टाइम बाउंड एक्शन प्लान करना, मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन करना, ये चीज़ें ना यही लिखना होता है तुम्हें। ये वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान रखा करो। टाइम बाउंड एक्शन प्लान निकालना, मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन करना, ताकि सुसाइड मोर्टेलिटी को आप 10% से रिड्यूस कर दो बाई 2030। तो 1.6 लाख सुसाइड्स रिपोर्ट किए गए इंडिया में ड्यूरिंग 2021, जिसकी वजह से क्या पता चल रहा है, इंक्रीज़ जो देखा गया था 7.2 इन कंपैरिजन टू 2020, डेटा काफ़ी बढ़ गए। तो यानी कि अब ना ये सोचा जाए कि भाई मेन कॉजेज़ क्या है, मेजर कॉजेज़ क्या है सुसाइड्स की, तो फैमिली प्रॉब्लम्स एंड दी इलनेस। अच्छा, की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं स्ट्रैटेजी के, कि सर्वेलेंस सिस्टम को बहुत अच्छा बनाने की ज़रूरत है, कि विद इन 3 years ये कह रहा है कि इस्टेब्लिश इफेक्टिव सर्वेलेंस मैकेनिज्म फॉर सुसाइड विद इन नेक्स्ट 3 years, बहुत ज़रूरी है। साइकेट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए, जाकि वो क्या करे, बताए, सुसाइड प्रिवेंशन सर्विसेज के बारे में बताए सभी डिस्ट्रिक्ट में जाके। कह रहा है कि विद इन नेक्स्ट 5 years वो भी हमें चाहिए। इंटीग्रेट अ मेंटल वेलबिंग करिकुलम सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में विद इन 8 years चाहिए। गाइडलाइंस बनाओ मीडिया रिपोर्टिंग सुसाइड से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद स्ट्रैटेजी डिलिनेट्स रेड्स पाथ फॉर सुसाइड प्रिवेंशन। तो रिइंफोर्स करना लीडरशिप, पार्टनरशिप, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, ये सारा कैपेसिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज को इन्हांस करना, कम्युनिटी रेजिलियंस, सोसाइटल सपोर्ट देना, है ना, कम्युनिटी में उसको एक ऐसा सिस्टम दो ना यार कि वो आपको अपनी बात कर पाए। तो यानी रेट्स का याद रखना, फुल फॉर्म रीइंफोर्स, इन्हांस, डेवलप एंड स्ट्रेंथन। तो सर्वेलेंस सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करो, एविडेंस जनरेशन, ये सब इनिशिएटिव टेकन बाय सुसाइड प्रिवेंशन के लिए जो भी लिया है अपने, नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है, ये सारे प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करते हुए आप सुसाइड का प्रिवेंशन कर सकते हो। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट आवर सोशल इश्यूज़. Now come to the ethics part. This time we are going to discuss about the pharmaceutical ecosystem. ठीक है, इनके बारे में एक बहुत अच्छा मज़ा आएगा तुम्हें, एथिक्स के बारे में भी जानने को मिलेगा. तो देखो इसका इंट्रोडक्शन गाइस कुछ ऐसे है कि कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट होती हैं, है ना. तो गोल ऑफ बिजनेस क्या होगा,
जब भी कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट होगी तो बिज़नेस का गोल ये होता है टू सेटिस्फाई डिमांड और उस हिसाब से प्रोडक्ट्स को सेल करना है। तो इस कंटेक्स्ट में कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तुम जानते हो ना, बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ी होगी तुमने, या वैसे भी हम अगर यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो हम पढ़ते रहते हैं सारी चीज़ें कि कैपिटलिस्ट इकॉनमी अगर है तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करती है, और ये तुम भी जानते हो। तो हावर कुछ सर्टेन इंडस्ट्रीज़ हैं, देयर आर इंडस्ट्रीज जहाँ पर सोशल गुड शुड टेक एज प्रेसिडेंट ओवर प्रॉफिट, है ना। कुछ तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ है ना जहाँ पर सोशल गुड को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है प्रॉफिट के, अगर हम कंपैरिजन में बात करें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में से एक इंडस्ट्री है। लेकिन रीसेंट इशू आया डोलो 650 पे, डोलो 650 पे आया कि वो अंडरलाइन डोमिनेंस ऑफ प्रॉफिट एजेंडा पर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें अब ये एथिकल इशू छिड़ गया, तो फार्मास्यूटिकल इकोसिस्टम दिखा रखा है इसके अंदर आपको सारा। अब हाउ डज फार्मास्यूटिकल इकोसिस्टम वर्क्स, दिस इज़ अ क्वेश्चन। तो फार्मास्यूटिकल इकोसिस्टम गाइस एक इंटरकनेक्टेड सेट है, किस किस का, ऑर्गेनाइजेशन का, जो आपको एक प्रोवाइड कर रहे हैं हेल्थ केयर, पेशेंट्स को दे रहे हैं। इट इंक्लूड्स प्रोवाइडर्स, डॉक्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सप्लायर चेन अमंग अदर्स, है ना। इसमें ये प्लेयर्स होते हैं जो काम करते हैं। अब व्हाट आर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स फ्रॉम द इकोसिस्टम, तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का बता रखा है। कह रहा है देखो देखिए, कोर फार्मा इंडस्ट्री जो होगी वो रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, यानी कि उसको क्या करना है, सोल्यूशंस डेवलप करने हैं ह्यूमन एलिमेंट्स के। फार्मेसी जो होलसेल या रिटेल लेवल पे कर रही होगी उसका काम होगा भाई कनेक्शन देना मेडिकल सप्लाई चेन को, डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल पॉसिबल डायग्नोसिस बता के फिर एसोसिएटेड कॉस्ट जो भी होगी वो बताते हैं। पेशेंट का क्या है कि भाई उसको बेस्ट फेयर एंड अफोर्डेबल प्राइस में उसको मिल जाए ट्रीटमेंट, और रेगुलेटरीज एजेंडा यानी कि एक बैलेंस बिटवीन इंटरेस्ट प्लेयर्स का करना। तो सेवरल टाइम्स इकोसिस्टम में इंटरेस्ट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के क्या बन गए हैं, आपस में एथिकल इशू का कारण बन गए हैं। अब एथिकल इशू क्या है उसमें देखते हैं, हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है इंश्योरिंग एथिक्स इन क्लिनिकल मार्केट, यानी कि टू रीच द मार्केट ड्रग्स मस्ट बी स्टडीड इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, है ना। जब भी कोई ड्रग मार्केट में जाता है तो सबसे पहले उसको हम एनिमल्स और ह्यूमंस में पढ़ते हैं, समझते हैं, है ना। दीज स्टडीज आर प्लेइंग विद एथिकल डायलेमास, ये भी है कि भाई आप रिस्क उठा रहे हो, वेइंग द बेनिफिट्स एंड रिस्क सब्जेक्ट्स एंड गोल ऑफ एडवांसिंग मेडिकल साइंस, है ना। हमेशा बोला ही जाता है कि भाई आप पहले जानवरों को भी ऐसा ट्रीट करो, वो भी तो लिविंग बींग्स ही हैं, काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। अब ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स पेशेंट, यानी कि इकोसिस्टम डज नॉट एक्टिवली कम्युनिकेट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द ड्रग टू पेशेंट्स। ये तो आप भी जानते हो, जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन खाते हो उसमें साइड इफ़ेक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एक्टिवली कम्युनिकेट पेशेंट को नहीं किया जाता है। फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एट द कॉस्ट ऑफ अफोर्डेबिलिटी, यानी कि कई ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर ड्रग्स को ओवर प्राइस कर अपने बेनिफिट के चक्कर में किया जा रहा है, ऐसा बेचा जा रहा है। और कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं फ्री बाइज फॉर डॉक्टर एज अ टूल यूज़ करती हैं उनको जेनरिक मेडिसिन अफोर्डेबल बना के। तो अभी आपने जब ऊपर देखा एक टॉपिक इसके अंदर हमने कि जो फ्री बाइज होता है ना, उसका भी एक हल्का सा मैं आपको बता देती हूँ कि देयर आर सही केसेस जहाँ पर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऑफर करती हैं फ्री बाइज इन कैश काइंड ऑफ फिजिशियंस को, ताकि वो यही वाला ड्रग प्रिस्क्राइब करें, है ना। हेल्पिंग डॉक्टर इन रेपुटेशन बिल्डिंग एक्सरसाइजेस, आर्टिकल्स पब्लिकेशन में हेल्प करता है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें आने लग जाती हैं, जैसे देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक मिस एपेक्स लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड केस में बोला भी था कि जो एक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं फ्री बाइज देना इज़ क्लियरली प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, ठीक है, उन्होंने तो बोल दिया, लेकिन फिर भी देखने को मिलता है। उसके बाद एक इनकी प्रैक्टिस होती है एवरग्रीनिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि कंपनीज यूटिलाइज करती हैं पेटेंट रूल और मॉडेस्ट एडजस्टमेंट कर लेती हैं ताकि इनकी टू एक्सटेंड देयर मोनोपोली प्रिविलेजेस ऑन ड्रग। तो ऐसा एवरग्रीनिंग प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है, कंपनी कुछ पेटेंट रूल का इस्तेमाल करती हैं और मॉडेस्ट एडजस्टमेंट कर देती हैं ताकि वो अपनी मोनोपोली प्रिविलेजेस को आगे ड्रग्स की बढ़ा पाएँ। अब प्रिस्क्रिप्शन डेटा माइनिंग भी करते हैं, यानी कि जो फार्मेसी है इन्फॉर्मेशन जो मिलती है रिगार्डिंग डॉक्टर्स प्रिस्क्राइबिंग बिहेवियर इज परचेज बाय ड्रग फर्म फ्रॉम फार्मेसी। तो ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली क्या है, टारगेट स्पेसिफिक डॉक्टर्स को बोली जाती है इन देयर सेल्स कॉल्स कि यही वाली मेडिसिन आप बताना, एक फला मेडिसिन ये आपको बतानी है। तो ये सब क्या है, ये सारा का सारा एथिकल इशू है ना। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, अपना प्रॉफिट देख रहे हो, आप ये कुछ भी नहीं बता रहे कि इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, बस आपका एक ही काम है कि बस मेरा मेडिसिन बिके और मेरे को फ़ायदा हो, तो आप डॉक्टर्स का भी इस्तेमाल करते हो।
अब इसको कम करने के लिए, इस इशू को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया फार्मेसीज़ के लिए, जो कि ऑपरेशनलाइज्ड है सिंस 2015। तो ओवरकम करने के लिए क्या कर रखा है, पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया है जिसमें कि कुछ मेडिकल एथिक्स के बारे में बात हो रही है, ऑटोनॉमी, जस्टिस, है ना, ये सब चीज़ें, ताकि कोई भी ऐसा काम ना हो जो कि अगेंस्ट जाए। अब ट्रीटिंग एथिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेडिकल पॉलिसी, सबसे पहली चीज़ बताई है कि एथिक्स को ट्रीट करा जाए एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेडिकल पॉलिसी। बहुत एम्फेसाइज करके बोला गया है कि बहुत एथिकल होना है जब आप एलोकेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें रिसोर्सेज को हेल्थ केयर के, क्योंकि अगर हमें मेडिकल एक्सप्लॉयटेशन की साइकिल को रोकना है तो सबसे पहले तो मेडिकल पॉलिसी को एथिक्स के रूप में जानना होगा। उसके बाद क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए, आप ट्रेनिंग दीजिए, अवेलेबिलिटी जो भी आप ओपन करा रहे हैं इन्फॉर्मेशन क्लियर कट बताइए, कंसेंट फ्रेमवर्क क्रिएट करिए, प्रोटेक्टिंग द पेशेंट्स, कैसे प्रोटेक्ट करोगे, इन्फोर्समेंट स्ट्रेंथन कर दो, रिलेवेंट रेगुलेशन लेजिस्लेशन लगा के, अंडरस्टैंडिंग द राइट ऑफ फिजिशियंस, उसको पता होना चाहिए, ड्यूटीज़ पेशेंट्स को पता होनी चाहिए अपनी, ताकि 0 लेवल पे टॉलरेंस आ जाए, जो बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है मींस 0 लेवल टॉलरेंस। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है रिसर्च इनोवेशन इन मेडिसिन फील्ड में। और दूसरा, ये मेडिकल एथिक्स एज अ पार्ट ऑफ कल्चर लें वो, रादर देन एनफोर्स बिहेवियर को लेकर वो ऐसा ना सोचे कि अब तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, बिहेवियर में लाना पड़ेगा। ये कहो उनको एज अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर कि उनका ये काम ही है, उनको ऐसा करना ही होगा, उसको लेके चलना होगा। तो आप देख लो मेडिकल एथिक्स के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ऑटोनॉमी, जस्टिस, बेनिफिशेंस, नॉन मेलेफिशेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इस पोम्स के मतलब क्या है। जस्ट रीड दैट मीनिंग्स।